हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक छोटे चैप्टर की। वेटेज कम है लेकिन चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम है अमाइंस। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है तो केवल 10 क्वेश्चन में, जी हाँ केवल 10 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा चैप्टर कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और 10 क्वेश्चन से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड्स हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और जब समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और कमेंट जरूर करें जो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है वह है बेटा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन ये अमाइंस वाले चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन क्या होती है बेटा? गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में आपको पहले थैलेमाइड लेना है, CONH2, CONH2, इसको बोलते हैं बेटा थैलेमाइड, है ना, थैलेमाइड। ए आएगा यहाँ पे, ध्यान रखें, है ना, थैलेमाइड। इस थैलेमाइड को आपको हीट करना है। क्या करना बेटा? हीट करना है। जब उसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपका NH2 और यहाँ से H निकलेगा, यानी अमोनिया निकल जाएगा बाहर, और अमोनिया बाहर निकलेगा तो आपके पास बच जाएगा यहाँ से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से अमोनिया निकल गया, NH2 और H निकल गया, तो बचा क्या? केवल NH, ये आ जाएगा आपका NH। ये थैलेमाइड था, ये बन गया थैलीमाइड। थैले से थैली बनती है, ये याद रखना है आपको ना, थैलेमाइड से थैलीमाइड। नेक्स्ट स्टेप में थैलीमाइड जो है इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बेटा? इसका हम रिएक्शन कराते हैं RX के साथ। किसके साथ? RX के साथ। ठीक है, पहले इसकी रिएक्शन आप KOH से कराओ, KOH से। KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ से H, यहाँ से OH, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। H2O बना लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया NK, है ना, H गया, H की जगह पे पोटेशियम आ गया। इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। क्या बोलेंगे बेटा? पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन आप कराएंगे किसी हेलो एल्केन के साथ, है ना। हेलो एल्केन से ही कराना है, हेलो एरीन से नहीं कराना, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और हम लोगों ने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में आप लोगों ने सुना होगा कि हेलो एरीन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये रिएक्शन केवल हेलो एल्केन्स के लिए है, एलिफेटिक अमाइंस के लिए, एलिफेटिक अमाइंस के लिए, एरोमेटिक अमाइंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका K और X मिलके KX बना लेंगे, और यहाँ पे आपके R आ जाएगा। K की जगह क्या आ जाएगा बेटा? R। इसका नाम क्या है? इसका नाम है N-एल्काइल थैलीमाइड, N-एल्काइल थैलीमाइड। नेक्स्ट स्टेप में N-एल्काइल थैलीमाइड जो है इसका रिएक्शन आपको कराना है NaOH के 2 मोल्स के साथ। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और जो आपके 2 CO ग्रुप हैं, इन दोनों CO ग्रुप पे आपका आ जाएगा ONA, है ना, ये बन गया सोडियम थैलेट। क्या बना बेटा? ये सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट। और साथ में यहाँ से आपका RN बच गया और यहाँ से 2 H बच गए हैं, ये दोनों मिलकर बना लेंगे RNH2। क्या बन गया बेटा? ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। क्या बना बेटा? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस के लिए रिएक्शन यूज में नहीं आती है। तो देखिए इसको लेकर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बना सकते हैं क्या? अभी हमने पढ़ा है कि एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंडरी अमाइंस हमने बोला नहीं, केवल प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं, ये भी गलत है। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, जी हाँ, केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हैं, टर्शियरी अमाइंस भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके अमाइंस वाले चैप्टर से, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आपके जो भी आप एमाइड लेंगे उसमें एक कार्बन कम हो जाता है ना। इसका याद रखने का तरीका हॉफमैन ब्रोमेमाइड। तो जो ब्रोमेमाइड है इसमें दो रिएक्टेंट आपको याद हो जाएंगे। ब्रोमे मीन्स ब्रोमीन, एमाइड मीन्स अमाइड। ब्रोमेमाइड ब्रोमीन एंड अमाइड, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे करानी है? आपको एक अमाइड लेना है, RC डबल बॉन्ड O NH2। जैसे मान लो यहाँ पर मैं R की जगह पे CH3 ले लेता हूँ। इसका नाम क्या बेटा? इथेनामाइड। क्या नाम है? इथेनामाइड। इसका रिएक्शन करा देना है Br2 के साथ, साथ में KOH या NaOH कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा? यहां से आपको क्या करना है? 2 Na और 2 Br तो मिलकर आपके 2 NaBr बना लेंगे, 2 NaBr बन जाएगा, ठीक है। फिर यहां से जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना। C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा और जो बाकी के 2 NaO बचे हैं उनके साथ मिलकर के Na2CO3 बना लेगा और ये CH3 NH2 आपस में कंबाइन हो जाएंगे। CH3 NH2 ये बन गया आपका क्या? मिथेनामाइन। क्या बन गया बेटा? मिथेनामाइन। तो आपने लिया क्या था? इथेनामाइड, और बना क्या है? मिथेनामाइन। तो इथेनामाइड से मिथेनामाइन बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन कम हो गया है ना। तो इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जब भी आपको कन्वर्जेंस ऐसा आ जाए जहां पर कि आपको एक कार्बन कम करना है किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में से, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रिएक्शन जो है वो कौन सी है बेटा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड? एसिटामाइड मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी इथेनामाइड जो हमने भी लिया था, है ना। इथेनामाइड ही है, इसको एसिटामाइड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम है इसका। तो इथेनामाइड से मिथेनामाइन बनाने के लिए, इथेनामाइड से मिथेनामाइन, एक कार्बन कम कर दिया तो कौन सी रिएक्शन आएगी? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। इसके ऊपर तो 100% क्वेश्चन बनना है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसको आप लिख के ले लें, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। इसमें आपको कुछ ऑर्डर्स याद रखना है ना। पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, आपको कुछ ऑर्डर्स आपको याद रखना है। ऑर्डर्स आपको क्या क्या याद रखना है बेटा? एक तो आपको याद रखना है कि अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है अमाइन, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इन एक्वस सॉल्यूशन अगर आपका एल्काइल ग्रुप CH3 हो तो जो आपका ऑर्डर आएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री अमाइंस। कब? जब एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अगर R मिथाइल ग्रुप ना हो, R इथाइल ग्रुप हो, तो यहाँ पर स्लाइटली चेंज होता है। यहाँ पर ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक्वस सॉल्यूशन में 2 ऑर्डर है ना। अगर R मिथाइल है तब तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर R मिथाइल नहीं है, इथाइल है, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात ना करें, गैसियस फेज की बात करें या वेपर फेज की बात करें, है ना, तो गैसियस फेज की बात करें या वेपर फेज की बात करें तो वहां पर जो आपका ऑर्डर रहने वाला है वह है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, चाहे कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। तो 3 तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर क्या होगा, गैसियस फेज में ऑर्डर क्या होगा, और अमोनिया और अमाइन में से ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो वहां पर अमोनिया से अमाइन ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान रखनी है बेटा, क्या कि जो आपके एनिलीन है ये अमाइन से वीक बेस है, ठीक है। अमाइन एनिलीन जो है इसमें नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज हो जाते हैं, और रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोन पेयर जो है वो अपनी जगह पे है ही नहीं, तो लोन पेयर ये डोनेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अमाइन जो है वो एनिलीन से ज्यादा बेसिक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एनिलीन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जैसे नाइट्रो ग्रुप है तो ये बेसिक करैक्टर को कम करता है, लेकिन वहीं अगर एनिलीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जैसे मिथाइल ग्रुप आ गया
तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, क्वेश्चन आपसे सीधे नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। वहां पर ये नहीं बोलेगा कि ज्यादा बेसिक क्यों है, वहां पर आपसे क्या बोलेगा, इसका पीकेबी कम क्यों है, इसका के ज्यादा, के बी ज्यादा क्यों है। तो के बी ज्यादा है मतलब ज्यादा बेसिक है, पीकेबी ज्यादा है मतलब वीक बेस है ना। तो के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग अमाइंस अलोंग विद देयर पीकेबी वैल्यूज। पीकेबी वैल्यूज दे दी है, तो हमने भी क्या पढ़ा, जिसकी पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना वीक बेस होगा, है ना, और जिसका पीकेबी जितना कम होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसका पीकेबी सबसे कम होगा। पीकेबी सबसे कम किसका है, 3.27 किसका है बेटा, एन मिथाइल मिथेनामाइन यानी 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो एन मिथाइल मिथेनामाइन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो पहला जो आपके पास में है ये बोल रहा है कि C2H5NH2 इज अ वीकर बेस देन C2H5 का होल थ्राइस आएगा यहाँ पे, होल थ्राइस मतलब कि ये आपका 1 डिग्री अमाइन है और ये आपका 3 डिग्री अमाइन है ना। तो ये बोल रहा है कि 1 डिग्री अमाइन वीकर बेस है 3 डिग्री अमाइन से, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था गैसियस फेज में ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि 3 डिग्री जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 1 डिग्री से, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। सेकंड, अमोनिया जब वीकर बेस देन इथेनामाइन इन गैसियस फेज, ये भी हमने पढ़ा भी कि अमोनिया जो होता है वो वीक बेस होता है किसके कंपैरिजन में, अमाइंस के कंपैरिजन में, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड बोला कि मिथाइल अमाइन इज अ वीकर बेस देन अमोनिया इन गैसियस फेज, ये गलत बात बोल रहा है। अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, ये बोल रहा कि वीक बेस है, तो गलत बात है। नेक्स्ट बोल रहा कि मिथाइल अमाइन इज बेसिक इन नेचर, तो मिथाइल अमाइन तो बेसिक होता है, सही बात है। मिथाइल अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन बेसिक होगा। इथाइल अमाइन कंटेन्स बेसिक NH2 ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो ये 4 सही ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन को अगर ये बना लेते कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बेसिक करेक्टर के ऊपर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया बेटा, और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो एक्वस सॉल्यूशन और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो देखो आप 2 डिग्री कहां दिख रहा है आपको, सबसे टॉप पे 2 डिग्री ये रहा, फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेंजीन रिंग है, एनिलीन है, एनिलीन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो बेसिक करेक्टर को बढ़ाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो बेसिक करेक्टर को कम करेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले तो अमोनिया, एक बात तो हमने क्लियर कर दी थी कि एनिलीन वीक बेस होता है, तो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो सबसे पहला नंबर पे जो आएगा वो तो आपका आएगा थर्ड वाला। थर्ड वाला कहाँ पर है, ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो है इसमें आपका OCS3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि क्लोरीन जो है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इट डू नॉट बिहेव्स एज अ लुईस बेस, इट डू नॉट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है प्लस एम इफेक्ट पे, है ना। तो सबसे कम आपका क्लोरीन होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले अमोनिया,
सेकंड नंबर पे मिथॉक्सी एनिलीन, एंड थर्ड नंबर पे आपका एनिलीन, और सबसे कम होगा बेटा पैराक्लोरो एनिलीन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन कहाँ काम में आता है? ये काम में आता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उनमें से एक में प्राइमरी अमाइन है, दूसरे में सेकेंडरी अमाइन है, तीसरे में टर्शियरी अमाइन है, और आपसे पूछे कि बताओ कि किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी, किस में टर्शियरी, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए जो टेस्ट हमारे पास होने वाला है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा? ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका जब हम प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराते हैं RnH2, इसका रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। वो जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम बेस में डिसॉल्व करें तो वो बेस में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है ना। अगर हम सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन कराएं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेस में इनसॉल्युबल होता है। जबकि टर्शियरी अमाइन का रिएक्शन कराएं तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके बीच में बेटा? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के बीच में। प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेस में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं बेस में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं। टर्शियरी अमाइन जो होते हैं वो रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको सामने दी है, इसमें बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड की रिएक्शन करा रहा है एक X के साथ, है ना। अब पूछ रहा है कि X क्या है यहाँ पे, तो X क्या है बेटा? देखो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से Cl निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, तो C2H5NH2, C2H5NH2, ठीक है। ये आपका X है सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछते हैं बेटा? नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो जनरली जब आप फिनॉल्स का नाइट्रेशन कराते हैं, जब आप हेलोएरीन्स का नाइट्रेशन कराते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो वहां पे ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों ऑर्थो और पैरा की जगह पे मेटा भी वहां पर ऑब्टेन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रेशन में नाइट्रेशन कराते कैसे हैं बेटा? एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलता है नाइट्रेशन मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो NH2 है ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये कैसा बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन ये तो मिलना ही चाहिए, मिलता भी है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिलता है ना। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और साथ में मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब मेटा नाइट्रो ऐसा ना कि छोटी मोटी अमाउंट में मिलता है, 51% के अराउंड मिलता है आपको पैरा, 47% मिलता है मेटा एंड ओनली 2% मिलता है आपको ऑर्थो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाइट्रेशन में ऐसा क्यों होता है? तो देखो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 क्या है? एसिड है। एनिलीन क्या है? बेस है। और एनिलीन बेस है और H2SO4 एसिड है। तो एक डायलॉग आपने मेरी क्लासेस में सुना होगा कि एसिड को आगे आप कंप्लीट करना कमेंट्स में, ठीक है। तो एनिलीन का रिएक्शन जब एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एनिलीन एसिड के साथ मिलकर के एनिलीनियम आयन बना लेता है। अब इस एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन के लोन पेयर तो गए और नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब अब ये नाइट्रोजन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाएगा। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहां पर आपको ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। तो क्यों होता है? पहला बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, ये तो कोई बात नहीं हुई। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, ये भी गलत है, एमिनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप्स ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन, ये भी गलत बात है। डी बोल रहा है कि इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब बोला सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो सारे चैप्टर्स में है, लेकिन एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं करते। और ये क्वेश्चन है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो क्यों नहीं करते हैं। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं बेटा? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दूं CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहां पर होना क्या चाहिए था? CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये एक लेविस एसिड है। क्या बेटा? लेविस एसिड। और एनिलीन जो है ये एक लेविस बेस है। क्या बेटा? लेविस बेस। और एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? सॉल्ट, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, आपको पता है डायलॉग। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा? सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट बना लेते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं? तो अभी हमने बता दिया सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3 कर लेता है, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो करते हैं। उसके बाद सैंडमेयर एंड गाटरमान रिएक्शन। ये रिएक्शन वैसे हेलो एल्केन्स में भी है, वहां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम सॉल्ट N2+X-, इसका रिएक्शन अगर आप Cu2Cl2 से करा दें, या फिर आप इसका रिएक्शन Cu2Br2 से करा दें, या फिर आप इसका रिएक्शन CuCN से करा दें, मतलब किसी भी क्यूप्रस कंटेनिंग आयन से, क्यूप्रस कंटेनिंग आयन से, तो आपका यहाँ पर मतलब Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br होगा तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Cn होगा तो यहाँ पे साइनोबेंजीन बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? सैंडमेयर रिएक्शन। और एक है आपका गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में भी क्या होता है? डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी रिएक्शन Cu+HCl के साथ कराते हैं और बनता है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन में ध्यान रखना कि Q+ आयन काम में आते हैं, Cu+, और गाटरमान रिएक्शन में कॉपर काम में आता है, कॉपर प्लस HCl, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि अमंग द फॉलोइंग विच रिएक्शन इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन सैंडमेयर नहीं है? तो अभी देखो डायजोनियम सॉल्ट Cu2Cl2+HCl है, Cu2Br2+HBr है, CuCN है, Cu+HBr नहीं, ये तो गाटरमान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा? गाटरमान रिएक्शन है ना। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एनिलीन के 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक्स, और इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एक कपलिंग रिएक्शन और है, उसके ऊपर मैं बनाना चाहता था, लेकिन आप चाहें तो उसको कर लें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। 10 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन आपको टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना, है ना, डायजोनियम सॉल्ट का कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये एनिलीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि नॉलेजेबल है और ये आपके काम आए एग्जाम्स में, आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा फील हो कि नहीं सर ने जो 10 क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, तो एग्जाम के बाद याद रख के इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि सर आपका बताया हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसा ही